गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे शक्ति या पावर की। अब शक्ति क्या होती है और शक्ति के क्या यूजेज हैं, क्या मात्रक हैं, फिजिक्स में शक्ति का क्या रोल है, ये सब बातें अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फोर्स, फिर फोर्स के द्वारा अपन ने कार्य पढ़ा, ऊर्जा पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये पढ़ा। इसके अलावा अपन ने संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़े। अब देखिए कि बल क्या है। किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, खींचना, धक्का देना बल है। कि कोई भी वस्तु है, अगर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में, विराम अवस्था में है और उस पर कोई एक ऐसा ऊर्जा दी जाए उसे बाह्य रूप से, ताकि वह अपनी विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाए, वह बल है। अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु त्वरित हो जाती है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वह बल बन जाता है। अगर उस वस्तु पर बल लगाने के बाद में अगर वह वस्तु विस्थापित होती है, अपनी मूल जगह से खिसक के किसी दूसरी जगह पर चली जाती है किसी समय के अंतराल में, तो उस विस्थापन का बल के साथ में गुणनफल वह कार्य होता है। अब वह जो कार्य है वह किसी समय में किया गया होगा, या उस वस्तु को अपने मूल अवस्था से नई अवस्था प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगा होगा। तो वह किया गया कार्य और उस कार्य में लगा समय, दोनों का अनुपात वह शक्ति कहलाती है। आप यूँ समझ सकते हैं कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई निकाय है, m द्रव्यमान है। इस समय t बराबर 0 पर है, इस पर बल लगाया गया। बल लगाने के कारण से किसी समय t पर यह विस्थापित होके नई पोजीशन पर आ गया है। तो इस समय अंतराल में किया गया कार्य या फिर कार्य करने की दर, दर का मतलब रेट, मतलब अनुपात, दो राशियों का अनुपात। तो अगर कार्य बटे समय है वह शक्ति है। या फिर शक्ति की परिभाषा याद करने के लिए बड़ी छोटी सी है। शक्ति किसको बोलते हैं? व्हाट इज पावर? ये रेट ऑफ वर्क डन या कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी भी निकाय पर अगर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है और उस विस्थापन में लगा समय है वह t है और विस्थापन x है, तो किया गया कार्य है वह w बराबर fx होता है, तथा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। अर्थात शक्ति है वह कार्य बटे समय होती है। अब इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कुल कार्य बटे उस कार्य में लगा कुल समय, तो इसका मतलब क्या है? कुल कार्य बटे कुल समय का मतलब जो शक्ति है वो एक्चुअल में वास्तविक रूप से वह औसत शक्ति है, एवरेज पावर है। इसे अपन औसत शक्ति कहते हैं। यहाँ से देखिए इसका मात्रक, मात्रक क्या हो सकता है इसका? कार्य बटे समय। तो कार्य क्या है? ऊर्जा है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, ऐसा यूनिट की बात करें तो। और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड है वह शक्ति का मात्रक है। और इसे अपन जेम्स वाट को सम्मान देने के लिए इसका मात्रक है, भाप का इंजन का आविष्कार किया था उसने, तो उसके लिए अपन इसका मात्रक देते हैं वाट। इसको, शक्ति को वाट के रूप में भी नापते हैं, WATT वाट। अगर t बराबर 1 सेकंड है, अर्थात कोई भी कार्य करने में लगा समय है वो 1 सेकंड है, तो वह शक्ति कार्य के बराबर हो जाएगी। अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति के बराबर होता है। ये भी अपन कह सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति के बराबर होता है। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड जो अपन डिस्कस किया, जो वाट के बराबर है। इसके द्वारा भी अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए यहाँ से W बराबर 1 जूल और t बराबर 1 सेकंड माना जाए, तो ये दोनों 1/1 हो जाएंगे। तो 1/1 का मतलब P बराबर 1, तो P बराबर 1 वॉट। अर्थात एकांक जूल कार्य करने में लगा समय 1 सेकंड है, या 1 जूल कार्य करने में लगा समय 1 सेकंड है, तो कुल शक्ति 1 वाट होती है। ठीक है। अब शक्ति के जो बड़े मात्रक भी नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मात्रक काम में लेते हैं, किलोवाट 10⁻³ वाट के बराबर होता है, मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। या सबसे फेमस मात्रक भी है एक हॉर्स पावर 1 HP, जो 746 वाट के बराबर होता है। अभी अपन ने औसत शक्ति या शक्ति के बारे में बात की। अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है और उस कार्य के दौरान अगर अपन समय को क्षणिक मान लें, समय जो अंतराल है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये द्रव्यमान का कोई भी एक निकाय है,
अगर इसको नई पोजीशन पर ला रहे हैं तो इसमें अलग अलग छोटे छोटे समय अंतराल मान लें। तो सपोज यहाँ पर t बराबर 0 है और यहाँ पर t बराबर 5 सेकंड है, तो यहाँ पर अपन समय लेंगे 5 सेकंड, लेकिन अपन प्रति सेकंड या हर आधा सेकंड में या हर 0.3 सेकंड में, 0.2 सेकंड में या किसी मिली सेकंड में कार्य का मान ज्ञात करना है या उस टाइम में शक्ति कितनी है। तो वह शक्ति क्या होगी, किसी क्षण पर होगी। तो किसी क्षण किया गया कार्य है वो तात्क्षणिक शक्ति के बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो यदि किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू है और उसके सापेक्ष जो लगा समय अंतराल है वो डेल्टा टी है, तब औसत शक्ति है पी एवरेज, उसे अपन तात्क्षणिक शक्ति भी बोल सकते हैं, वह डेल्टा डब्ल्यू बटे डी टी डेल्टा टी हो जाएगी। अगर डेल्टा टी समय अंतराल है वो बहुत छोटा है, 10⁻⁴ है, तो इसको अपन परफेक्ट अवकल रूप में भी लिख सकते हैं। तो पी एवरेज बराबर डी डब्ल्यू बटे डी टी हो जाएगा, अर्थात तब अपन पी औसत शक्ति है उसको अपन बोल सकते हैं डी डब्ल्यू बटे डी टी। अगर कोई भी किया गया कार्य है वह कार्य अगर समय के फलन के रूप में दिया गया है तो। अब देखिए कि अपन इससे तात्क्षणिक शक्ति ज्ञात करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर ज्ञात करते हैं। कोई भी एक निकाय है, सिस्टम है, अगर उस पर एफ बल लगाया जाता है, एफ बल लगाने के कारण से वह विस्थापित होता है और विस्थापन में कुछ समय भी लगता है, अर्थात वह गतिमान रहता है, उसमें वेग उत्पन्न होता है और वह वेग समय के सापेक्ष बदलता रहता है, वेग नियत नहीं रहता है। अगर वेग नियत नहीं है, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो उस निकाय में त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, ए बराबर डी वी बटे डी टी, अर्थात यहाँ पर v है वह समय के सापेक्ष बदल रहा है। तब यदि f बल लगाया गया है और उसमें देखिए x विस्थापन हुआ है v वेग के कारण से और उसमें लगा समय t है, तब इस दौरान किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन का मतलब है कि F डॉट एक्स, तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हो जाएगा F डॉट एक्स। चूँकि बल और विस्थापन सेम दिशा में है इसलिए जो थीटा का मान है वह 0 डिग्री होगा और अधिकतम कार्य होगा। तब शक्ति है वह कितनी है, डी डब्ल्यू बटे डी टी, डी डब्ल्यू बटे डी टी है, तो डब्ल्यू का मान है एफ डॉट एक्स। अब देखिए इसका अपन करते हैं अवकल करते हैं, तो अवकलन करने के बाद में क्या हो जाएगा, डी एफ बटे डी टी इंटू एक्स प्लस एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। चूँकि एफ है वो समय के सापेक्ष नियत है, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 0। तो 0 होने के लिए हो जाएगी तब, तो शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर एफ डॉट डी एक्स बटे डी टी। डी एक्स बटे डी टी क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो एफ डॉट वी अर्थात शक्ति है उसको बल और वेग दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, उनका अदिश गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको अपन ये भी कह सकते हैं P बराबर एफ वी कोस थीटा। यहाँ पर जो वेग और बल है दोनों के बीच में लगने वाला जो कोण है, बनने वाला कोण है वह थीटा है। अब इसके लिए अपन देते हैं तात्क्षणिक शक्ति। ये तात्क्षणिक शक्ति अपने ज्ञात कर ली है यहाँ पर एफ वी कोस थीटा के रूप में, लेकिन उसको अपन यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस किया था कि वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो कुल ऊर्जा जिसको अपन यांत्रिक ऊर्जा बोल रहे हैं वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो किसी भी निकाय के लिए गतिज ऊर्जा का मान ½ mv² और स्थितिज ऊर्जा u बोल देते हैं अपन का पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए v² का मतलब v डॉट वी, तो E बराबर ½ m v डॉट वी प्लस u। अब इस ऊर्जा का कुल यांत्रिक ऊर्जा का समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/2 m डी वी बटे डी टी डॉट वी प्लस v डी वी बटे डी टी प्लस डी यू बटे डी टी। अब देखिए जो स्थितिज ऊर्जा है वह समय पर निर्भर नहीं है, वह टाइम इंडिपेंडेंट है, अर्थात u इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो डी यू बटे डी टी है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब डी ई बटे डी टी है उसका मान हो जाएगा ½ 2ma डॉट वी। 2ma क्यों, देखिए यहाँ पर डी वी बटे डी टी है वो त्वरण है और यहाँ पर भी डी वी बटे डी टी है वो त्वरण है, तो a डॉट वी या v डॉट a दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, इसलिए आपने 2a डॉट वी कर दिया है। तो यहाँ पर 2ma डॉट वी हो जाएगा। ma क्या है, बल, उसे 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा डी बटे डी टी बराबर एफ वी। तो देखिए यहाँ पर एफ वी क्या थी, एफ डॉट वी क्या है, वो है शक्ति।
तो शक्ति किसके बराबर आ जाएगी, ये शक्ति देखिए किसी d/dt के बराबर आ जाएगी। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा के जो रूपांतरण की दर है, अर्थात जो ऊर्जा है वो रूपांतरित होती है समय के सापेक्ष, वह शक्ति बन जाती है। तो शक्ति की एक परिभाषा अपन यह भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। अब देखिए इस पर बेस्ड अपन करते हैं एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल करते हैं शक्ति पर आधारित। आप इसको यूँ समझिए कि एक पानी का पंप है और उस पानी के पंप की जो रेटिंग है, उसकी जो शक्ति है वह दे रखी है 6.6 हॉर्स पावर। 6.6 हॉर्स पावर का एक पानी का पंप है, वह 220 गैलन प्रति मीटर की दर से पानी फेंकता है। उसमें जो पाइप लगा हुआ है उसमें पानी फेंकने की दर है वह 220 गैलन प्रति मिनट है। तो 6.6 हॉर्स पावर के पंप से 220 गैलन प्रति मिनट की दर से कितनी ऊंचाई तक पानी फेंका जा सकता है, ये आपको बताना है इसमें। अब देखिए इसके लिए क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखी है द्रव्यमान प्रवाह की दर। उस पंप के में द्रव्यमान प्रवाह मतलब प्रति मिनट कितना द्रव्यमान है, जो द्रव है, जो लिक्विड है, पानी है, वह कितना बाहर निकलता है। तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि द्रव्यमान प्रवाह की दर, जिसे अपन R बोलते हैं यहाँ पर, वह क्या है कि उस द्रव्यमान का घनत्व कितना है और उस द्रव्यमान का आयतन प्रवाह कितना है। अर्थात जो पाइप है, सपोज ये पाइप, इस पाइप का यह है क्रॉस सेक्शन, जिसको अपन क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसमें से प्रति मिनट में कितना आयतन है द्रव का, वो बाहर निकलता है, और उस द्रव का घनत्व क्या है, उन दोनों का गुणनफल है वो द्रव्यमान प्रवाह की दर बन जाएगा। क्योंकि देखिए वैसे भी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है D = V/m, यही होता है ना। तो इसके अनुसार अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान गुणा घनत्व व आयतन के बराबर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर R द्रव्यमान प्रवाह की दर है, वह हो जाएगी आयतन प्रवाह की दर गुणा घनत्व है, R = QD। अब शक्ति पावर कितनी है, तो पावर कितना है, यहाँ पर पावर अपन करेंगे, पावर का जो फॉर्मूला होता है Hg/R का मतलब क्या है, यहाँ पर H कितनी दूरी तक, G त्वरण है और द्रव्यमान प्रवाह की दर है, वह हो गई R। तो आप देखिए कि यहाँ पर द्रव्यमान प्रवाह की दर का मतलब द्रव्यमान बटे समय। तो mg क्या हो गया, बल। यहाँ पर मैं यूँ बोल सकता हूँ कि R क्या है, वो m/t है एक प्रकार से। तो इसको आप यूँ देखिए कि H mg/t। तो mgh क्या है, एक प्रकार से ऊर्जा बटे समय क्या पढ़ा था अपन ने, शक्ति। या फिर mg बल गुणा h दूरी है एक प्रकार से, तो बल गुणा दूरी हो गया कार्य बटे समय, तो वापिस वह शक्ति बन गया है। तो शक्ति का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर Hg/R। अब देखिए इसके द्वारा अपन एक कैलकुलेट करते हैं, P शक्ति का मान है 6.6 हॉर्स पावर, तो उसको अपन वॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो 6.6 × 746 वॉट, और इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 4920.96 वॉट कैलकुलेशन में। अब जो द्रव्यमान प्रवाह की दर है वो कितनी है, 220 गैलन प्रति मिनट है। तो उसको अपन थोड़ा सा और इजी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एक गैलन के अंदर 3.785 लीटर पानी होता है, एक गैलन के बराबर। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। तो 220 गैलन फेंकता है, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.785 से, और प्रति मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 60 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से यह जो द्रव्यमान प्रवाह की दर है वह आ जाएगी लीटर प्रति सेकंड में, गैलन प्रति मिनट की बजाय वो लीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यह मान आएगा अपना 13.9 लीटर प्रति सेकंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, 13.9। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो आ गया अपना Q, जो द्रव्यमान प्रवाह की दर वह है। अब इसको अपन ज्ञात करेंगे, आयतन प्रवाह की दर आ गई है Q। अब इसको अपन करेंगे द्रव्यमान प्रवाह की दर। तो आयतन प्रवाह तो मिल गया लीटर प्रति सेकंड की, उस पंप के द्वारा लगभग 14 लीटर प्रति सेकंड पानी बाहर फेंका जाता है। अब द्रव्यमान प्रवाह की दर भी ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अपन देखेंगे पानी का द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, तो पानी के घनत्व से गुणा कर देंगे, तो वह आयतन प्रवाह की बजाय द्रव्यमान प्रवाह की दर मिल जाएगी। अब पानी का आयतन, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि पानी का आयतन अपन ज्ञात करते हैं तो 1 लीटर में कितना किलोग्राम वजन होता है।
तो अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको मैक्सिमम मानते हैं अपन, तो 1 लीटर में 1 किलोग्राम वजन मान लेते हैं। वैसे नॉर्मली अपन कोई भी लिक्विड होता है उससे देखते हैं 910 ग्राम 913 ग्राम के लगभग 1 लीटर में होता है। तो यहाँ पर अपन मान रहे हैं 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम हो गया घनत्व। तो इसमें अपन अगर आयतन प्रवाह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हो जाएगा द्रव्यमान प्रवाह। तो 13.9 लीटर प्रति सेकंड और घनत्व कितना है 1 किलोग्राम प्रति लीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर 13.9 किलोग्राम प्रति सेकंड SEC। तो अर्थात द्रव्यमान प्रवाह की दर हो गई है पानी के लिए 13.9 किलोग्राम प्रति सेकंड। अब ये हो गई अपने पास वैल्यू R। अब यहाँ पर शक्ति का फॉर्मूला क्या था, P बराबर Hg/R, और यहाँ पर R अपन को मिल गया है, G पता है, शक्ति पता है, तो अपन को H ऊंचाई या दूरी ज्ञात करनी है। तो H का मान हो गया P/G/R। तो P का मान रख दीजिए 4920.96 वॉट, G का मान 9.8, R का मान 13.9 और ये वैल्यू आएगी मीटर में, और इसका मान आएगा 36.1 मीटर। आप कैलकुलेट करना कैलकुलेटर लेके। अब इसको फिट में कन्वर्ट कर लीजिए करना चाहें तो या तो वह 36.1 मीटर था, लगभग 36 मीटर पानी ऊंचाई तक चढ़ा सकता है वह पंप। अब उसको फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली FPS सिस्टम में ज्ञात करना चाहें तो फुट पाउंड सेकंड में। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए गैलन दे रखा है इसलिए मैं बात कर रहा था। अब 36.1 में डिवाइड कर दीजिए 0.3048, अर्थात फुट के हिसाब से देखें तो 1 मीटर में अपन को पता है कि 30.48 सेंटीमीटर, जो 1 फीट है उसमें 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 36.1 डिवाइडेड बाई 30.48 फीट, ये आ जाएगी वैल्यू फिट में। तो डिवाइड करेंगे तो 118.11 फीट के लगभग, 118.11 फीट के लगभग इसका मान आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट आप 120 मान सकते हैं, 118। तो जो भी 6.6 हॉर्स पावर का पंप है और वह 220 गैलन प्रति मीटर की दर से पानी को अगर फेंकता है तो वह 120 मीटर या 118 मीटर 118 फीट 118 मीटर नहीं 118 फीट ऊंचाई तक पानी को चढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से अपन काफ़ी सारे इस पर सवाल चाहे तो कर सकते हैं कि अगर किसी भी निकाय पर, किसी भी द्रव्यमान पर अगर F बल लग रहा है, जो कि आरोपित बल है वो नियत है, तो F बल लगाने के कारण से जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसके सापेक्ष वेग उत्पन्न होता है। तो वह वेग द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है ये ज्ञात करना है। तो चूंकि किसी भी निकाय पर लगाया गया बल F नियत है, तो F बराबर कांस्टेंट, F का मतलब कहता है ma द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो m और a है d²x/dt², तो इसको x डबल डॉट लिख दिया मैंने कांस्टेंट। तो x डबल डॉट इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं d²x/dt²। तो यह हो गया है c/m, c यहाँ पर कांस्टेंट माना है मैंने तो m का भाग दे दिया। अब देखिए d²x/dt² को अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं d/dt dx/dt। तो यहाँ पर देखिए dx/dt है तो इसको मैंने ये हो गया dv/dt हो गया नहीं, d²x/dt²। अब मैं ऊपर नीचे dx का गुणा कर देता हूँ तो ये बन गया है देखिए dv/dt dx/dx। अब ये dv/dx और ये dx/dt ऐसे कर सकते हैं ये वाला। तो dx/dt वापस v बन गया, तो इसको मैं लिखता हूँ v dv/dx, इसलिए मैंने लिखा v dv/dx इज इक्वल टू c/m। इस dx को आप राइट हैंड साइड में ले आइए और इसका कर दीजिए समाकलन करेंगे तो v²/2 बराबर cx/m प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c डैश। अब इस पर लिमिट लगा दीजिए। अगर कोई भी द्रव्यमान है वह विराम अवस्था में है तो विस्थापन 0 है, तो x का मान जब 0 है तब उसमें वेग भी 0 है, तो v भी बराबर 0 अर्थात c डैश बराबर 0 माना जाएगा। तो v का माना जाएगा v²/2 बराबर cx/m। तो v बराबर a √x/m, एक नया नियतांक मान लिया जो 2c के लगभग आता है। ओके, तो v है वह 1/√5 के समानुपाती होता है। तो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, मैंने मान रखे x के m के v के जो भी, तो वो ग्राफ आता है ऐसा पैराबोलिक टाइप, हाई पैराबोलिक टाइप ग्राफ आता है इसका, ये वाला ग्राफ
आप इसको ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश, और साथ में देखिए वेलोसिटी है यहाँ पर अंडर रूट अक्स विस्थापन के भी अंडर रूट के समानुपाती होती है, द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, थैंक यू।